और माइनस वर्क फंक्शन आपको मालूम है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको जो वर्क फंक्शन होगा वो बराबर होगा किसके 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 240 एक्सपोनेंट -9 और इधर आगे माइनस होगा 4.44 एक्सपोनेंट -90। इसको सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से बताएं, सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। अभी क्या आंसर आ रहा है इसका माशाल्लाह से? ऑलराइट, इसका आंसर है 3.8985। 3.8 को एक बताओ यार, सही वाला बताओ। 3 पॉइंट, अगर ये 85 या 89 आ रहा है तो 3.9 हुआ ना फिर ये। तो आपको 3 SF में लिखना है तो 3.85 लिख दें, 2 SF में लिखना है तो 3.9 लिख दें। 3.9 एक्सपोनेंट -90। वैसे आप 3.85 लिख सकते हैं क्योंकि आपको डाटा 3 SF में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको 3.85 एक्सपोनेंट -19 जूल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 240 नैनोमीटर गिव्स राइज टू मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट I. The intensity of the incident radiation is maintained constant and the wavelength is now reduced. State and explain the effect of this change on the maximum kinetic energy of photoelectrons. ठीक है। कह रहे जब आप इस वेवलेंथ की लाइट फेंकते हैं तो करंट आता है I. अब कह रहे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मेंटेन्ड, यानी कि इंटेंसिटी को आप कांस्टेंट रख रहे हैं एंड वेवलेंथ इज नाउ रिड्यूस्ड। अगर आप वेवलेंथ को रिड्यूस करते हैं इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो वेवलेंथ जो है अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जरा रिकॉल करें कि जब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखकर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते थे तो क्या होता था। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप बिरयानी की देग एक ही रखें यानी कि इंटेंसिटी सेम रखें लेकिन डब्बे का साइज बढ़ा दें यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या होगा। तो फिर ये होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे क्योंकि फोटॉन्स का साइज बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनकी तादाद तो कम हो जाएगी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसका जवाब क्या होगा, नाउ नंबर ऑफ फोटॉन्स will be less but with greater energy as energy of photon is hf. Therefore, the maximum kinetic energy of electrons increases to, ठीक है। इसकी वजह से जो मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक।
अच्छा, जहां तक आपका जो है वो ताल्लुक है इस बात का कि जो है वो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो करंट बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। तो चूंकि आपके फोटॉन्स कम हो गए तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होंगे पर यूनिट टाइम, तो शायद आपका करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका होगा सिंस फ्यूअर number of electrons are released per unit time, therefore photoelectric current is therefore photoelectric current is smaller now, तो ज्यादा photoelectric current कम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि briefly describe two phenomena associated with associated with photoelectric effect that cannot be explained using a wave theory of light। कह रहे photoelectric effect में से दो बातें बताएं जो कि आपकी जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी कि क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉन फौरन निकल रहा है और वो देर तक एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर नहीं निकल रहा है। इनमें से कोई सी भी दो बातें लिखें। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं पहली मसला, ये इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड बिलो अ ejected at a frequency below threshold frequency। ठीक है, दूसरा है कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सर आर नॉट नहीं होगा। electrons are not ejected at a frequency below threshold frequency and maximum kinetic energy of electrons depends on frequency of radiation but not on intensity of radiation। ठीक है जी, अब आ जाए पार्ट बी पे। कह रहे द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted from a metal surface when illuminated by a light of wavelength lambda is given by expression this, where h is a Planck constant and c is the speed of light। Identify the symbol lambda naught। तो lambda naught अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है। lambda naught होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, जिस तरह एफ नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला है, कैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखिए हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, बराबर होती है एच एफ माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। ठीक है, और एफ किसके बराबर होता है, एफ बराबर होता है सी अपॉन लेमडा के, और ये किसके बराबर होता है, एच एफ नॉट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा एस सी अपॉन लेमडा माइनस एच एफ नॉट किसके बराबर होगा, सी अपॉन लेमडा नॉट के बराबर। इसमें हम एस सी को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा। तो इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने लिखा है। बेसिकली वही फॉर्मूला जब हमने डाइव किया था, बस इसको उन्होंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। फिर ये कह रहा है कि द वेरिएशन विद वन अपॉन लेमडा ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द मेटल इज शोन। यानी आपने एक्स एक्सिस पर जो है वो वन अपॉन लेमडा की वैल्यू ली है और वाई एक्सिस पर आपने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ली। कह रहा है यूज फिगर 10.1 टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ लेमडा नॉट। लेमडा नॉट जो है वो आप मालूम करने की कोशिश करें। देखिए अगर हम इस ग्राफ को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, मिसाल के तौर पर ग्राफ को हमने आगे एक्सटेंड किया यूं करके,
ठीक है। इस ग्राफ को हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये पॉइंट है 2.2, ये पॉइंट है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। और ये किसकी वैल्यू है, ये 1/λ की वैल्यू है, 1/λ0। क्यों? क्योंकि ये वो वेवलेंथ है जिस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो जिस वेवलेंथ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है, जिस वेवलेंथ पे काइनेटिक 0 होती है वो लैम्डा नॉट कहलाती है। और ये ग्राफ है 1/λ का, तो ये 1/λ0 कहलाए। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर आपका जो 1/λ0 है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.2 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स। तो लैम्डा नॉट किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल कर लें, यानी कि 1/2.2 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, 1/2.2 एक्सपोनेंट 6। आप बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 19 नहीं है, 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो इसका आंसर आएगा 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। सो लैम्डा नॉट इज 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। अब ये लैम्डा नॉट है, लैम्डा नॉट का मतलब ये है कि ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। यानी कि अगर मैं वेवलेंथ इससे बढ़ा दूंगा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, इससे कम वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यूज अ ग्रेडियंट ऑफ फिगर 10.1 टू डिटरमिन अ वैल्यू फॉर प्लैंक कांस्टेंट h। यानी कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करके आप जो है प्लैंक कांस्टेंट मालूम करने की कोशिश करें। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो है क्या चीज। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट है क्या चीज। अगर आप इस इक्वेशन पर आते हैं तो देखें इस इक्वेशन में आपने मिसाल के तौर पर आपकी इक्वेशन है ई मैक्स बराबर है किसके, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये है ना, ये आपकी वो है जनाब इक्वेशन है। अब होता क्या है, होता ये है कि आप जो है आपने यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे आपने लिया है काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पे आपने लिया है 1/λ। तो ये अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर करें तो आपको पता है कि जो वाई एक्सिस पे चीज लेते हैं तो वाई के बराबर होती है, जो एक्स एक्सिस पे चीज लेते हैं एक्स के बराबर होती है, और जो एक्स के साथ लिखा होता है वो ग्रेडियंट होता है। तो इक्वेशन आपकी होती है y इज टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर करें तो यहाँ पर x की जगह तो 1/λ आ गया, m की जगह क्या आ गया, एच सी। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है आपका बेसिकली वो किसके बराबर है, एच सी के बराबर। और जो आपका y इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, आपका जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर। ठीक है, तो अब इसका आप ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करें तो उस ग्राफ का ग्रेडियंट आएगा एच सी के बराबर आएगा। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट आएगा वो बराबर आएगा एच सी के बराबर आएगा, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। आपका प्लैंक कांस्टेंट किसके बराबर होगा, आपका प्लैंक कांस्टेंट बराबर होगा ग्रेडियंट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। पहले इस ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम कर लेते हैं। अगर इस ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करें तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसका, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा जनाब, ये पॉइंट होगा 2.2 एक्सपोनेंट 6, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0। ये दूसरा पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट पर आ जाए, मिसाल तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, अगर ये पॉइंट है तो उस पॉइंट पर देखें एक्स की वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू देखें माशाल्लाह से आपकी है, फ्रंट पे एक्स की वैल्यू ये है 3.6, ये है 3.7, ये हो गया 3.7 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3.6, 3.6 है 7 है 3.7। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3.7 एक्सपोनेंट 6। और इस पॉइंट पर देखेंगे वाई एक्सिस क्या है, इस पॉइंट पे जो वाई एक्सिस है वो है 3, लेकिन 3 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, तो वाई पे आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट माइनस 19। जब आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका x2 और y2 हो जाएगा।
और ये आपका x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम ग्रेडियंट मालूम करेंगे तो ग्रेडियंट बराबर होता है किसके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपकी जो y2 की वैल्यू यहाँ पर वो कितनी है, 3 एक्सपोनेंट माइनस 90, 3 एक्सपोनेंट माइनस 90। y1 की वैल्यू आपकी 0 है। x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, x2 की वैल्यू आपकी है 3.7 एक्सपोनेंट 6, 3.7 एक्सपोनेंट 6 माइनस x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, x1 की वैल्यू है 2.2 एक्सपोनेंट 6, 2.2 एक्सपोनेंट 6। आपका ग्रेडियंट बनेगा 3 एक्सपोनेंट माइनस 90 डिवाइड बाय 3.7 में से 2.2 निकालने कितना बचता है, 1.5, 1.5 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा 2.0 और 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -25। ये आपका ग्रेडियंट है। अभी जो आपका ग्रेडियंट है 2.0 एक्सपोनेंट -25 डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 6.67। एक्सपोनेंट के ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अभी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 6.67 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। आप लोग अगर एक्चुअली एच की वैल्यू देखें तो एक्चुअली जो एच की वैल्यू होती है वो 6.63 एक्सपोनेंट 34 होती है। तो जो 6.63 की जगह 6.7 आ रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया है। तो प्रैक्टिकली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर भी तो आएगी। अगर आप पीछे से छाप के इसको लिख देंगे 6.63 एक्सपोनेंट 34, तो एग्जाम में समझ जाएगा कि आपने पीछे से वैल्यू देख के छाप दी। तो पीछे से वैल्यू देख के नहीं छापना है, बल्कि आपको इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो थोड़ा बहुत पॉइंट्स 0.01 0.02 0.03 का फर्क आएगा। तो हमारा जो है वो 6.67 एक्सपोनेंट 34 आंसर आ रहा है। ठीक है जी। फिर ये कह रहा है द मेटल सरफेस इन पार्ट बी becomes oxidized. Photoelectric emission is still observed, but the work function energy is increased. लेकिन वर्क फंक्शन आपका इंक्रीज हो गया। तो बताएं कि ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन विथ 1/लैम्डा ऑफ ई मैक्सिमम फॉर द ऑक्सीडाइज सरफेस। आसान सवाल में कह रहा है कि वर्क फंक्शन आपका इंक्रीज हो जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, वर्क फंक्शन अगर आपका बढ़ जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखिए, आपका जो वर्क फंक्शन होता है बेसिकली किसके बराबर होता है, बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर होता है, क्योंकि एच एफ नॉट के भी बराबर होता है। अगर आपका वर्क फंक्शन अगर बढ़ जाता है तो आपका 1/लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एच और सी तो कांस्टेंट है। तो आपका 1/लैम्डा नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी पहले 1/लैम्डा नॉट 2.2 आ रहा था, आपको ज्यादा आ जाएगा। फिलहाल तो पर इतना ज्यादा हो गया। बस अंदाजा से आप लाइन बना दें, लेकिन ये लाइन जो होनी चाहिए ये थोड़ी सी राइट पर होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन राइट पे बनाने का क्या मकसद है, ये लाइन राइट पे बनाने का मकसद ये है कि हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका वर्क फंक्शन जो कि बड़ा है तो 1/लैम्डा नॉट की वैल्यू भी बढ़ गई, लेकिन हम ग्रेडियंट को सेम रखेंगे। और ग्रेडियंट को सेम रखने की क्या वजह है, ग्रेडियंट को सेम रखने की वजह ये है कि क्योंकि ग्रेडियंट को सेम रखने की वजह ये है क्योंकि एच इंटू सी की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, एच और सी दोनों कांस्टेंट है, तो एच सी यहाँ पे ग्रेडियंट था तो एच सी की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि ग्रेडियंट सेम रहेगा। सेम ग्रेडियंट पे लाइन बना दे जो कि थोड़ी सी राइट पर हो, राइट पे इसलिए हो क्योंकि वर्क फंक्शन बढ़ा है, वर्क फंक्शन बढ़ने का मतलब है 1/लैम्डा की वैल्यू बढ़ी। ठीक है भाई, अब आ जाए आप अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है कि बाय रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क फंक्शन एनर्जी। आप बताएंगे वर्क फंक्शन जो है वो किसे कहते हैं। तो वर्क फंक्शन जो है वो हम कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
ऑलराइट, तो आपकी जो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस, यानी किसी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, वो आपकी जो वर्क फंक्शन एनर्जी कहलाती है। कह रहे भाई, इवन व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज मोनोक्रोमैटिक द emitted electrons have a range of kinetic energy up to maximum value। कह रहा है कि आप इंसिडेंट लाइट फेंक रहे हैं जो कि मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, यानी कि उसका एक ही कलर है लाइट का, या सिंगल कलर होने के साथ साथ उसका मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी हम जो लाइट फेंक रहे हैं उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही वेवलेंथ है। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो सारे फोटॉन्स होंगे बराबर एनर्जी के होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब आप फोटॉन्स फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, एक इलेक्ट्रॉन और नीचे होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी। जब ये बाहर निकलेगा तो ये बहुत कम एनर्जी यूज करेगा बाहर निकलने के लिए, बाकी सारी एनर्जी उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो उसको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी बाहर निकलने के लिए। अब बाहर निकलने के बाद इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो पहले के मुकाबले में कम बचेगी। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो इसको तो बाहर निकलने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, बाहर निकलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो काफी कम बचेगी। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो लिहाजा उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी जो कि बची हुई एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है उनके लिए ज्यादा अवेलेबल होगी ना। और जो बिलो द सरफेस निकल रहे हैं, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो कि लोअर सरफेस से निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है एनर्जी ज्यादा चाहिए उनको बाहर निकलने के लिए, और फिर उनके लिए जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी फोटोन की वो कम बचेगी। उसका रीजन क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स energy required by electrons ejected from the surface। ठीक है, energy required by electrons ejected from the surface is much greater, is much less is much less than the energy required by electrons below the surface, due to which they have due to which they have different kinetic energies, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी। पार्ट बी में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f is incident on a metal surface, the variation with frequency f of the maximum kinetic energy of the electrons emitted from the surface is shown। ये आपको फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है। कह रहे यूज फिगर 7.1 टू डिटरमिन द वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ द मेटल सरफेस। अब देखिए वर्क फंक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है? सिंपली एच एफ नॉट के बराबर होता है। एच कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको पता होती है। अगर आपको एफ नॉट की वैल्यू पता चल जाए तो आप ये वर्क फंक्शन मालूम कर सकते हैं। एफ नॉट मालूम करने के लिए आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है इस जगह, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आ रही है 1 10 की पावर 15 हर्ट्स। ठीक है, ग्राफ से जो आपकी एफ नॉट की वैल्यू आ रही है वो 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्स आ रही है। जैसे आपका वर्क फंक्शन क्या बना? एच की जगह आएगा 6.63 एक्सपोनेंट -34, तो एफ नॉट की जगह आएगा 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्स। जगह 6.63
एक्सपोनेंट -19 जूल्स। ठीक है, तो जो आपको वर्क फंक्शन एनर्जी जो चाहिए वो 6.63 एक्सपोनेंट -19 जूल चाहिए। ठीक है, आगे वर्क फंक्शन एनर्जी फिर कह रहा है सेकंड मेथड है द ग्रेटर वर्क फंक्शन एनर्जी। ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद एफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा हो तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? इसका बहुत आसान जवाब है। अगर वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फिर ग्राफ राइट पे बनेगा इस तरह से। तो आप राइट पे ग्राफ बनाएं, लेकिन उसको पैरेलल रखें आप पुराने वाले ग्राफ से। पैरेलल क्यों रखें? क्योंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, और प्लैंक कांस्टेंट जाहिर है कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ग्रेडियंट सेम बनेगा। लाइन थोड़ी राइट पे क्यों बनाई है? लाइन थोड़ी राइट पे इसलिए बनाई है कि लाइन की जो है वो वर्क फंक्शन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इसकी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए लाइन आपने राइट पे बनाई। ठीक है, Figure explain why the graphs in part 1 and part 2 do not depend on the intensity of the incident radiation. नहीं, दोनों ग्राफ जो इंटेंसिटी पे डिपेंड जो है वो क्यों नहीं डिपेंड करते? तो इसका वजह ये है कि इंटेंसिटी पर जो है वही डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कितने पहुंचना है। ठीक है, और इंटेंसिटी ये जो है डिसाइड नहीं करती कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। जब इंटेंसिटी फोटोन की एनर्जी को जो है वो डिफाइन नहीं करती, डिपेंड नहीं करती फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पर, बल्कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो लिहाजा जो आपका जो ग्राफ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये फर्ज करें कि हमने एक लाइट फेंकते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, हमने एक लाइट फेंकी एक सरफेस के ऊपर, हमने रेडिएशन फेंकी एक सरफेस के ऊपर, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम करंट एनर्जी 10 है, तो अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी? मैक्सिमम 10 ही होगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि आप ज्यादा लाइट फेंक रहे हैं। ज्यादा लाइट फेंकने का मतलब ये है कि आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, लेकिन ज्यादा लाइट जो आप फेंक रहे हैं उसमें फोटोन तो सारे एक जैसे ही होंगे ना, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया। जब फोटोन आपके सारे एक जैसे होंगे तो उन फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी एक जैसी होगी। ठीक है, तो लिहाजा इस पे हम क्या लिखेंगे? इस पे हम लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन determines the number of photons per unit time, but not the energy of a single photon. Therefore, the maximum kinetic energy of electrons is independent of intensity of radiation. ठीक है, सही है भाई। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई माशाल्लाह से। अभी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और एक अभी नया कॉन्सेप्ट में शुरू नहीं कर रहा, बस आज रहने दें, इतना काफ़ी है आज के लिए। अच्छा, हमारी क्लास कल भी है, वही क्या कहते हैं 10 to 11, तो कल तो क्लास आपकी कैंपस में ही होगी। तो कल इंशाल्लाह कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी 5-10 मिनट है उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सही समझ में नहीं आएगा दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा कल मुझे, तो कल ही प्रॉपरली इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सोल्यूशन की, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे।